हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, गद्यांश की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहां पर यूपी SSC के लिए साथियों, जो कि यहां पर अपठित गद्यांश का लेक्चर चल रहा है। साथियों, अपठित गद्यांश जिसमें कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पर बनाया जा चुका है, जिसमें 7 गद्यांश को कंप्लीट करवाया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 5 गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों, और उसके बाद उसके नीचे प्रश्न को भी हल किया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बिना देरी के यहाँ पर हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार गद्यांश दिया जा रहा है और कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों की संख्या जो दी गई है, प्रश्न संख्या 28 से 30 के उत्तर देना है यहाँ पर इसी गद्यांश से। तो चलिए दोस्तों, गद्यांश को पहले सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए, उसके बाद इसको आंसर देना है। चलिए, साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि, अभिवृद्धि होती है। पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक, जब से लिपि का आविष्कार हुआ है, लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त जो कह रहे हैं विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। यानी कि इसके अतिरिक्त तो और भी पुस्तकालय होते थे जो विद्वजनों लोग अपने निजी पर्सनल पुस्तकालय को बनाते थे। चलिए, तो मुद्रण कला की बात करें तो मुद्रण कला आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति, आगे देखते हैं, जितनी संपत्ति साथियों लगती है, आजकल के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। साथियों, कहने का मतलब ये है कि उतनी जो पहले की जो पुस्तकालय बनाए जाते थे उतनी इन दिनों कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना साना नहीं रखते। उसके बाद प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। यानी कि आज जैसे यहाँ पुस्तकालय बनाना संभव है साथियों, पहले पुस्तकालय बनाना संभव नहीं था। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लगाते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट है। अब बताना है यहाँ पर साथियों कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, आपको टाइटल बताना है, इसका शीर्षक लेसन का नाम क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, यहाँ पर पुस्तकालय की बात की गई है और भारत की, यानी कि पुस्तकालय और भारत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं साथियों। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी। यानी कि जिस पर अंडरलाइन किया गया है गद्यांश में, आप देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश में जो अंडरलाइन किया गया है साथियों, यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर आपको पूछ रहा है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या आपकी क्या होगी, व्याख्या करके दिया गया है और जल्दी से बताना है। तो साथियों, इसकी व्याख्या जो हो जाएगी वो होगा कि पुस्तकालय भारत की प्रसिद्ध
प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 30 क्वेश्चन नंबर, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? बताइए, सबसे महत्वपूर्ण साधन आपको बताना है, साहित्य की उन्नति किस प्रकार हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा मित्रों, पुस्तकालय से हो सकती है। किससे? पुस्तकालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला जो कि आपका गद्यांश आ जाता है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है इसे कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। यानी कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, वे अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता, आगे देखेंगे, उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। आगे कह रहे हैं, देखिए, एक आलसी व्यक्ति हमेशा क्या करता है? अपने कार्य को भविष्य के लिए छोड़ता जाता है, स्थगित करते जाता है। उसके बाद कह रहे हैं, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उदान हैं। क्या साथियों? उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना है। यहाँ पर आपने इसको पढ़ा और इसको डिटेल में आप फिर से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हो सकता है आपका यही गद्यांश आ जाए, कोई बताया नहीं जा सकता। चलिए, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताना है। यहाँ पर टाइटल बताना है, क्या हो सकता है? तो जल्दी से बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा साथियों। अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है कार्य की तत्परता, यानी कार्य तत्परता। तो यहाँ पर 31 सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? अभी बताया, पीछे आपने वीडियो में देखा कि सबसे प्रमुख उपादान क्या है। तो यहाँ पर तत्परता, क्या? तत्परता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी के माध्यम से आपसे कह रहा है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण आपसे पूछ रहा है। आपने जो गद्यांश पढ़ा है उसका संक्षिप्त रूप आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात अगर हम करते हैं तो देखते हैं, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डी नहीं, यहाँ पर बी है। क्या? बी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे। चलिए तो 2 क्वेश्चन थे। अगला गद्यांश हम देखते हैं, अगला गद्यांश किस प्रकार है। तो साथियों वहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे ही। यहाँ पर 2 ही दिया गया है, इसी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए
तो साहस यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ 34 से 38 आपको जवाब देना है। कह रहा है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि ऐसे जो होते हैं, कौन लोग, जो साहसी मनुष्य होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो हमारे बारे में दूसरे लोग क्या कहेंगे। आगे देखते हैं, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, आगे कह रहे हैं कि साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड की बात कर रहे हैं, अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस के काम ना ले सके वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। इस प्रकार साथियों, समय मिले तो आपको साहस ज़रूर दिखाना है, आपको पेपर पास ज़रूर करना है। चलिए तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको बताना है साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। ये तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साहसी मनुष्य किसके समान होता है, जल्दी से बताइए। तो साहसी मनुष्य आपने देखा, ये किसके समान होते हैं, ये होते हैं सिंह के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, सिंह के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि कह रहा है कि दुनिया, क्या कह रहा है कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो बताइए किसको प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के माध्यम से कह रहा 37, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो आपको बताना है कैसे जीवन को महान बताया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर हिम्मत किसको बताया है साथियों, हिम्मत को जो क्या बताया है, महान बताया है लेखक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार कुशल और व्यवहार के में लाने योग्य। आपको बताना है इसमें कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से बताइएगा। आपको यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर आदर्शवादी राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका व्यवहारिक का पर्याय नहीं है यहाँ पर। और बाकी आपको देखने को जो मिलेंगे ये व्यवहारिक के सारे पर्यायवाची मिलेंगे। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, फिर से एक गद्य आ जाता है। अब आपको 39 से 43 तक आंसर देना है और गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए तो पढ़ते हैं गद्य को। यहाँ पर लिखा गया है कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है साथियों। अगर धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में, ये छात्र के जीवन की बात कर रहे हैं कि छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र ना करना सीख जाते हैं वह भविष्य, जो कह रहे हैं साथियों, जो छात्र इस समय कह रहे हैं, जो छात्र जो होते हैं
इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। और हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है साथियों। समय की सजगता क्या है? मानव के जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए साथियों। वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार कर रहा है। कह रहा है समय का सदुपयोग का अर्थ बताइए क्या है। समय का सदुपयोग का कोई अर्थ होगा ना साथियों। तो चलिए यहाँ पर जो इसका अर्थ बन रहा है साथियों वो क्या बनेगा। इनके कहने का आशय यह है कि समय का जो उसे व्यर्थ ना करना, इसका आशय यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेंगे। क्या 40 क्वेश्चन नंबर कह रहा है छात्रों, क्या कह रहा है कि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो उपयोगी इसलिए है साथियों क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। जल्दी बताइए कि समय जो है धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है बताइए। ऑप्शन आपके सामने 41 जाइए, जल्दी से बताइएगा। यहाँ 41 का राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर धन वापस मिल जाएगा लेकिन आपका समय वापस नहीं। यही आंसर आपका करेक्ट होगा। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करा है निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सजगता का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। क्या नहीं है कह रहा है। सजगता यानी कि सजगता का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। तो यहाँ बात करें तो सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रमाद नहीं है साथियों। क्या बाकी यहाँ पर सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन ये किसका? सजगता का क्या पर्यायवाची है। तो यहाँ पर साथियों प्रमाद जो कि नहीं है ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के गद्यांश के माध्यम से समझते हैं। 43 कह रहा है इस अनुच्छेद का यानी कि जो आपका गद्यांश है सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको टाइटल बताना, लेसन का नाम क्या हो सकता है जल्दी बताइए। तो 43 का जो टाइटल बनेगा आपका वो हो जाएगा आपका क्या? छात्र के बारे में है। तो छात्र जीवन और समय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले गद्यांश पे आ जाते हैं हम। हमारा अगला गद्यांश क्या है? यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 44 दिया गया है निर्देश में कि यहाँ पर आपको पढ़ना है और इसके आंसर बिल्कुल क्लियरली देना है। चलिए तो यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसका आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा ही श्लाघ्य प्रतीत होता है। क्या होता है? वैसा ही श्लाघ्य प्रतीत होता है। और आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौंदर्य को परपीड़न डकैती आदि कर्मों क्या है? परपीड़न डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपने गद्यांश को पढ़ा और आपको इसको आंसर इसका देना है। तो जल्दी से बताइए उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा जल्दी से बताइए। शीर्षक इसका आपको बता देना है, बस जल्दी से कमेंट कीजिए। 44 का आंसर राइट क्या होगा। देखिए यहाँ पर उत्साह की बात की गई है तो यहाँ पर उत्साह आपका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जोश मत लगा दीजिएगा, उत्साह लगेगा साथियों।
चले आइए हम नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ते हैं 45 से जो 48 से क्वेश्चन। चले देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी जाकर मिलती है। कह रहे हैं वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। आगे देखते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। यानी कि जो शिशु उसमें बह रहा था उसको लेकर गंगा जी काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक, भाग उसे स्वयं ही बहा कर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश, कौन से देश? अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा कौन? अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथियों कौन? चंपा के नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री के राधा के साथ और अपने नौकरों के साथ क्या करते हैं? सेवकों के साथ सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों में यानी कि गंगा की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है साथियों? आज्ञा क्या दी? सामने यह मंजूषा बहती हुई जा रही है, उसे पकड़ कर लाओ। उन्होंने आज्ञा दी। चलिए तो आइए क्वेश्चन इसी के माध्यम से लगाते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे इसके माध्यम से। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई? आप बताइए कहाँ छोड़कर आई? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये छोड़कर साथियों आई थी कहाँ? तो नदी में छोड़कर आई थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके माध्यम से हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UP+C पेट का है एग्ज़ाम साथियों, उसी के लिए ये गद्यांश है और UPSI वाले भी इसे लगा सकते हैं क्योंकि उसमें भी पूछा जाता है। चलिए, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो बताइए साथियों कौन लेकर जा रहा था? तो लेकर जाने वाला तो कोई था नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा उसे भाग्य लेकर जा रहा था, उसका भाग्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? तो आज्ञा क्या दी? जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको पता है कि आज्ञा उन्होंने क्या दिया था। 47 राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ ए जो है मंजूषा को लाने की आज्ञा दी। क्या दी? मंजूषा को अपने सेवकों को लाने की आज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कह रहा है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक के साथ आए थे। किसके साथ साथियों? राधा और सेवक के साथ आए थे। चलिए इस प्रकार राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए हम अगले गद्यांश को लगाते हैं। यहाँ पर आपका अगला गद्यांश आ जाता है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन 49 से 52 कह रहा है साथियों, तो जल्दी से लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पर अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके क्या कह रहे हैं? बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही यह पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के
खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। आगे कह रहे हैं कि और क्या है, और वही उनमें फल भी लगाती है साथियों। चलिए आंसर आपको इसी के माध्यम से 49 का देना है। कमेंट कीजिए कि किससे रहित राज्य किस काम का था, किससे रहित राज्य किस काम का था, बताइए। तो यहाँ पर जो प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का था, यानी कि किससे रहित था, प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का था, यानी कि यहाँ प्रियजन ना होंगे तो राज्य किस काम का होगा साथियों। चलिए इस प्रकार आंसर राइट जो आपका बनेगा C 49 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जगत का अर्थ आपको बताना है। तो जगत का अर्थ क्या होता है, जगत का अर्थ संसार होता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर निष्फल का मतलब पूछ रहा है, आशय पूछ रहा है, निष्फल का मतलब होता है साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। निष्फल 51 का आंसर आपको देना है। निष्फल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, विफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका क्या मतलब है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। 52 का आंसर बनाना है। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि जीवन को सुखमय बनाना है। क्या, जीवन को सुखमय बनाना, इसका आशय है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला गद्यांश आ जाता है साथियों। अगला गद्यांश आपका क्या है, देखते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल क्या कह रहा है, प्राचीन काल आपको कुछ इस प्रकार कह रहा है साथियों। यहाँ पर प्राचीन काल से पूछ रहा है कि प्राचीन काल में नगरी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवार में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और कौन, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया ही पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान, क्या साथियों, जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। एक युक्ति है, नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है आज आधुनिक नारियों ने। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन अब इसी के माध्यम से लगाते हैं साथियों। इसके अंतर्गत प्राचीन यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, जल्दी बताइएगा। तो नारी का स्थान क्या था प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। क्या था, अग्रगण्य था। आगे देखते हैं। मध्यकाल में इनकी दशा बेकार हो गई। चलिए, नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर नारी और नारायणी की जो ये यहाँ की इसकी उक्ति है, इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर है कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है देश का उद्धार कैसे होगा, जल्दी बताइए कैसे होगा। तो यहाँ होगा कैसे, नारी को समान स्थान देने से होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का आपसे शीर्षक पूछ रहा है, बताना है भारत मेरा देश या नारी तू नारायणी या भारत और गरीबी या मेरे सपनों का भारत। कमेंट कीजिएगा आंसर राइट आपका क्या हो जाएगा साथियों। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा 56 का बी आंसर, नारी तू नारायणी। साथियों यहाँ पर 5 से ज़्यादा जो 5 मैंने बताया था
क्योंकि 5 गद्यांश कंप्लीट करा, यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर भी कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, गद्य के 3rd एपिसोड में। चलते हैं।